Good evening everyone, I am Saksham Pandey, your biology teacher, and today we are going to continue with our chapter the circulatory system. हम लोग ने देख लिया कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से एक कंपोनेंट आज कंटिन्यू करेंगे जो कि है ब्लड प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स तीसरा सेल कंपोनेंट है ब्लड का. पहला हो गया जो मेनली है वो प्लाज्मा है, दूसरा में सेल कंपोनेंट और उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स. अब इसका मेन फंक्शन है कनेक्टेड क्लॉटिंग से. क्लॉटिंग मतलब आपको अगर कहीं चोट लग जाए, कहीं ब्लीडिंग होने लगे तो उसी को क्लॉट करना तो ज़रूरी है ना, वरना तो अब ब्लीड होता रहेगा, ब्लीड टू डेथ हो जाएगा. और ये क्लॉटिंग करता कैसे है ये पढ़ेंगे हम लोग, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, आता है एग्ज़ाम्स में. ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्स क्या हुआ बेटा, कितने बजे टेस्ट था? तो एज वी वर सेइंग कि इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं और इनका राउंड स्ट्रक्चर होता है, ओवल. अगर इसका खोलें हम लोग डायग्राम, नहीं आरबीसी जैसा तो नहीं, जैसे एक प्लेट नहीं होती है उसी का ये छोटा सा पार्ट है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना लीफलेट्स. लीफलेट्स नाम सुना है? पैम्पलेट्स, चलिए ये नहीं पता, देखिए नहीं मतलब लीफलेट्स अगर आप समझ पाते हैं तो मतलब एक छोटा सा हिस्सा होता है प्लेट का ये ब्लड. हाँ प्लेटलेट्स, ये नहीं ये है. जैसे ये आरबीसी तो ये है, इसके अराउंड ये है. किसके जैसा? हाँ अमीबॉइड शेप होता है इसका, ठीक है, इर्रेगुलर शेप होता है और इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता अपना, नो न्यूक्लियस. ओवल शेप्ड, नो न्यूक्लियस. और कितना होता है ये ब्लड में? अराउंड 2 लाख टू 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर. ठीक है. आरबीसीज कितने थे? 4 to 5 मिलियन. ठीक है, मतलब मेल्स में 5 मिलियन और फीमेल्स में 4.5 ये था. और डब्ल्यूबीसी सबसे कम, हाँ डब्ल्यूबीसी सबसे कम होते हैं और ये बीच के होते हैं, ये अच्छे अमाउंट में होते हैं लेकिन आरबीसी से कम. डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा, हाँ ठीक है, इतना नोट कर लीजिए. और इसका बस अगर पूछता है व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ, अमीबॉइड शेप होता है लेकिन बुक में दिया हुआ है ओवल राउंड शेप्ड. ऐसे शेप को हम लोग अमीबॉइड शेप कहते हैं जिसका कोई शेप वेल डिफाइंड ना हो. हाँ, इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग. इतना नोट कर लीजिए. हाँ ऐसे ढेर सारे स्टोन जुड़ते थे ना, एक न्यूक्लियोसोम बनाते. नहीं वैसा नहीं है कि एक आरबीसी के अराउंड ऐसे जुड़े रहेंगे, मतलब
ये क्या करेंगे, एक नेटवर्क तो बनाएंगे, जैसे हिस्टोन जुड़ते थे वैसे ही ये भी जुड़ के एक नेटवर्क बनाएंगे क्लॉटिंग में। लेकिन ऐसा नहीं कि जुड़ के मतलब एक आरबीसी के अराउंड उतने ही ये थ्रोम्बोसाइट्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वो जुड़ के न्यूक्लियोसोम बना रहा था वैसे नहीं। अब समझते हैं कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होती कैसे है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड स्टार्ट होती है जो हमारी डैमेज्ड टिश्यू है, डैमेज्ड टिश्यू सेल एंड प्लास्टिड्स एंड प्लेटलेट्स रिलीज क्या रिलीज करता है, देखिए नहीं क्या रिलीज करते हैं जो कि एक केमिकल जैसे एक्ट करता है। नहीं बुक में देखिए ना। हाँ, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज करते हैं और ये एक्ट करता है एज एन एंजाइम और प्रोथ्रोम्बिन। जो कि अभी इनएक्टिव स्टेट में है। उसको कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस थ्रोम्बिन में। जो कि अब इसकी एक्टिव स्टेट। इतना समझ में आया। डैमेज जो टिश्यू सेल्स हैं वो क्या रिलीज करेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज करेंगे जो कि एक्ट करेगा, एक्ट्स एज एन एंजाइम, है ना, एंजाइम और ब्रेक डाउन करेगा थ्रोम्बिन को विद द हेल्प ऑफ Ca आयंस, कैल्शियम आयंस थ्रोम्बिन में, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इतना नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा प्रोसेस पूछता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये थ्रोम्बोकाइनेज का काफ़ी नाम भी है, जैसे थ्रोम्बोकाइनेज को थ्रोम्बोप्लास्टिन भी लिखा रहता है किसी बुक में, थ्रोम्बोप्लास्टिन, हाँ, और इसको फैक्टर एक्स भी बुलाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज टर्म है थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, अभी तक क्या हुआ? काइनेज रिलीज किए। बताइए। हाँ, एक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद ये जो थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया है, ये अब रिएक्ट करेगा विथ फिब्रिनोजेन। मैं बता रहा था ना प्लाज्मा में, कल हम लोग या फिर पिछले बायोलॉजी के टर्म में हम लोग ने ये चीज़ पढ़ी थी, फिब्रिनोजेन, किसी को याद हो? और मैंने बोला था कि अगर प्लाज्मा से पहली बात फिब्रिनोजेन है क्या? एक प्रोटीन है।
अगर ये हटा दिया जाए प्लाज्मा से तो प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? सीरम। सीरम कहा जाता है। और मैंने तब इसका फंक्शन भी बताया था कि ये मैश बनाने में मदद करता है, एक जाली नेटवर्क। अब वो कैसे आप लोग देखिए। तो ये फिब्रिनोजेन के साथ रिएक्ट करेगा। नहीं नहीं, ये ब्लड ही में रहेगा, ये हमारे ब्लड में ही है। ये फिब्रिनोजेन के साथ रिएक्ट करेगा जो कि इनसॉल्युबल है। रिएक्ट्स विद थ्रोम्बिन किसके साथ रिएक्ट करेगा? हाँ, फिब्रिनोजेन क्या है? और बताइए। हाँ, और ऐसे ये सॉल्युबल स्टेट में रहता है, मतलब ये बहुत इजीली डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। और इसको इनसॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा जिसका नाम है फिब्रिन। अब ये इनसॉल्युबल हो गया, ये इजीली डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इतना हुआ। और ये जो फिब्रिन है ये बन जाते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है और ऐसे ऐसे करके नेटवर्क बनाना चालू कर देते हैं अपना, ठीक। स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स और नेटवर्क। नेटवर्क मतलब समझ रहे हैं ना, जाली। जाली। और यही नेटवर्क धीरे धीरे क्लॉट बन जाता है। ये है पूरा प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग का। क्या चीज? जैसे आप समझिए जहाँ पे भी डैमेज हुआ, अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का तो ये सब काम था नहीं, लेकिन ब्लड में तो है ही, तो ये इसलिए है कि उसके बाहर आरबीसी न निकल पाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्लॉटिंग के थ्रू भी एक बहुत पतला लिक्विड निकलने लगता है। वो क्या होगा, कोई गेस करेगा? प्लाज्मा होता है। हम लोग जो एकदम क्लियर लिक्विड होता है, तो क्या होता है कि अंदर तो ब्लड का नहीं, जैसे अब प्लाज्मा पेल येलोइश होता है, येलोइश कलर होता है। एक्ने क्यों होता है? हाँ, नहीं, वो सेबेशियस ग्लैंड होता है जो कि ऑयल रिलीज करता है, उसकी वजह से एक्ने होता है। अब वो तो उसके अंदर रहता है, यही ऑयली जो सब्सटेंस रहते हैं। अब ऑयल्स आर बेसिकली फैट्स, है ना, इतना तो पता होगा कि। और ये जो वाइट वाइट निकलता है ये फैट्स होता है। सॉल्युबल स्टेट में आपके फैट्स निकलते हैं वहाँ से, क्योंकि ऑयल जैसे आप देखोगे घर पे बहुत देर तक अगर छोड़ दो, वैसे वो तो क्योंकि वो गाढ़ा हो जाता है, पर ऑयल, क्योंकि ऑयल आर मेड अप ऑफ फैट्स, बोलते ना ऑयल में फैट बहुत होता है, तो फैट्स ऐसे ही होते हैं। तो ये आपके एक्ने के अंदर फैट्स रहता है, ऑयल जो कि सेबेशियस ग्लैंड रिलीज करता है, वो प्लाज्मा नहीं होता है। क्लॉट से हम लोग देखते हैं कभी कभी निकलता है प्लाज्मा। नहीं, वो तो ब्लड हो जाएगा। हाँ, अगर वो रेड निकल रहा तब तो वो ब्लड है, मतलब कि अभी क्लॉट उतना ज़्यादा, इतना नेटवर्क फाइन नहीं हुआ है। और आरबीसी के सेल बहुत बड़े बड़े, इस नेटवर्क के थ्रू आरबीसी और डब्ल्यूबीसी नहीं निकल पाते हैं। लेकिन हमारा जो कि प्लाज्मा है, अब प्लाज्मा तो लिक्विड है, तो वो इससे धीरे धीरे कभी कभी एस्केप आउट कर जाता है, और वही आप देखेंगे इसका रिलीज होता हुआ। तो जब भी वो निकले इसका मतलब वहाँ से प्लाज्मा निकल रहा है। इसका काम यही होता है
कि एक तो पहली बात तो प्रोटेक्शन बाहर से देना कि कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया आके ना ब्लड से मिल जाए और अंदर का ब्लड बाहर ना जाए। मेन तो यही है कि अंदर का ब्लड ना निकले। और किसी किसी का होता है कि ब्लड क्लॉटिंग उसके में अच्छे से नहीं होती है, तो उसका रीज़न क्या होगा कि उसके ब्लड प्लेटलेट्स कम है, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स से ही कहानी स्टार्ट हुई। डैमेज सेल जो थे वो प्लेटलेट्स ही रिलीज किए थ्रोम्बोकाइनेस, है ना, यही थ्रोम्बोकाइनेस से पूरी स्टोरी स्टार्ट हुई, इसी ने इनिशिएट किया क्लॉटिंग का प्रोसेस। तो जिसमें ब्लड प्लेटलेट्स ही कम है, उसमें ये रिलीज ही नहीं हो पाएगा या फिर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रिलीज हो पाएगा, तो क्लॉटिंग उतना अच्छे से नहीं होगा। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं पता है, आप लोग पहले बताते थे, ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, जेनेटिक होता है, हेमोफीलिया। बहुत बढ़िया। हेमोफीलिया वन लाइन में कैसे डिस्क्राइब करते हैं उसको? हेमोफीलिया, हेमोफीलिया, HAE को हमेशा हेमोफीलिया बोलते हैं ना, जैसे हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन भी तो ऐसे ही स्टार्ट होता है, बस उसके आगे ग्लोबिन लगा दो। तो हेमोफीलिया, इसमें क्या होता है, ब्लीड टू डेथ हो जाता है। उसका कॉज क्या है? हाँ, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स द बॉडी। तो कोल्ड हो गया, नाक में एकदम रिवर फॉल छा गई है। ब्लीड टू डेथ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि हेमोफीलिया में इंसान ब्लीड टू डेथ हो जाता है, तो आप अब बता लोगे पूरी कहानी कि ब्लड प्लेटलेट्स कम है तो थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज नहीं होता और रिजल्टेंट क्लॉटिंग होती नहीं है ब्लड की। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से समझ के। इसमें अगर प्लेटलेट्स सब डिपेंड करेगा ये कितना रिलीज हो रहा है। अगर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो क्लॉटिंग अच्छे से होगी, कम अमाउंट में हो रहा है कम अच्छे से क्लॉटिंग होगी। नहीं अटकेंगे क्यों? WBC है। हाँ, ब्लड का ही तो कंपोनेंट है। हाँ, प्लाज्मा है वो रेड कलर उसमें आता है ड्यू टू RBC ना। प्लाज्मा का ओरिजिनल कलर अपने में तो हल्का पेल येलोइश है। पूछ लीजिए, डाउट अपना क्लियर कर लीजिए। अगर ब्लड के बारे में ही नहीं पता है तो कैसे फिर हार्ट पढ़ेंगे। रेड कलर ब्लड को अपना मिल रहा है ड्यू टू क्या? RBC, और RBC में भी ड्यू टू हेमोग्लोबिन। हाँ ठीक है, हेमोग्लोबिन। हाँ, हेमोग्लोबिन ही वो केमिकल है, और हेमोग्लोबिन ही RBC को अलाउ करता है गैसेस होल्ड करने का, O2 और CO2, है ना। और जब तक वो O2 होल्ड किए रहेंगे तब तक बड़े ब्राइट रेड होंगे, है ना, एकदम चटक कलर होगा। और जब वो CO2 होल्ड करने लगेंगे तो वो डार्क रेड हो जाएंगे। पर रेड कलर ब्लड को ओवरऑल मिल रहा है इसी वजह से, किसकी वजह से? RBC की वजह से। अब WBC क्योंकि इतने कम अमाउंट में है इस वजह से इसका इफेक्ट आता नहीं है। अब बताइए, हाँ हाँ, ल्यूको मतलब ही वाइट होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूको मीन्स वाइट। नहीं नहीं, ल्यूकोप्लास्ट की वजह से वो वाइट नहीं, उसका नेचर ही है। ल्यूकोप्लास्ट, अरे ल्यूकोसाइट्स 5 तरह के हम लोग पढ़े थे, जो
बेसोफिल था, न्यूरोफिल था। ऐसी 5 WBCs को ये कंटेन करता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट में सबसे पहली वाले को कंटेन करता है, जिसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। 62% अराउंड ये उसी को कंटेन करता है। ऐसी 5 अगर पूछ लेता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ WBCs, तो ये 5 आपको लिखना होगा। अब जिसमें जो ग्रैन्युलर होंगी उनमें फिल लगा होगा लास्ट में, तो नॉन ग्रैन्युलर उसके बाद में साइट लगा होगा। 5 कंपोनेंट है तो वाइट कलर क्यों है? इसका रीज़न तो नहीं दिया हुआ है बुक में कि उसका रेड कलर क्यों है, अरे वाइट कलर उसका क्यों है। RBC का बताया था, इसको गूगल करना पड़ेगा कि WBC वाई और WBC इज वाइट। अच्छा एक चीज़ और, WBC के बारे में बताना भूल गए थे। जिनके बॉडी में WBC का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है उनको कहा जाता है ल्यूकेमिया। इसको लिख लीजिए, ये 1 वर्ड के लिए पूछता है MCQ में कि व्हाट इज ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, इसमें WBCs का नंबर बहुत हाई हो जाता है। अब WBCs के नंबर पे हाई होने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अच्छा ही और डिफेंस करेंगे, लेकिन एक साइड इफेक्ट हो जाता है कि अगर WBC का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है ब्लड में, तो रिजल्टिंग वो प्लेटलेट्स और RBCs की जगह खा लेंगे उसी में, क्योंकि ये भी बड़े बड़े होते हैं, तो वो RBCs की जगह खाएंगे, तो इनका नंबर बढ़ने की वजह से RBC का नंबर घटने लगता है। इस वजह से आराम से डिफ्यूजन नहीं हो पाता गैसेस का। और जिनके में WBCs कम होती है उनको होता है ल्यूकोपीनिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इतना हुआ बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, जैसे हाँ, डोनेट, रिसीव। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब किसी के बॉडी में, मतलब 2 ब्लड का फ्यूजन करना बेसिकली। अब इसमें हम लोग को ध्यान देना होता है एक चीज़ का कि दोनों जो भी डोनर और रेसिपिएंट हैं, पहले ये समझ ले, रेसिपिएंट होता है जो रिसीव करता है ब्लड को, कुशाग्र, और डोनर होता है जो कि ब्लड देता है। ठीक है, गिव्स ब्लड, receives blood। अब जब भी ये होता है कि इनको ब्लड चाहिए, तो उसके बारे में उसके बाद बोला जाता है ना कि किस ग्रुप का चाहिए, तो इसमें हम लोग को 2 चीज़ का ध्यान देना होता है। एक तो होता है हाँ ब्लड ग्रुप का, हाँ ब्लड ग्रुप में ही 2 चीज़ आती है। हाँ, एक होता है ABO सिस्टम, ABO सिस्टम, और दूसरी चीज़ हमने ध्यान देनी है RH फैक्टर की। ठीक है, तो पहले ABO सिस्टम की बात करते हैं। ABO सिस्टम क्या कहता है कि वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं सबके पास इन चारों में से एक ही तरह का ब्लड ग्रुप होगा, A, AB, B, O। ठीक है, या फिर और सीक्वेंस में रखते हैं, AB, AB, O कर देते हैं, B, AB और O। अब 2 टर्म आते हैं, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी।
एंटीजन और एक होता है एंटी बॉडी। अब होगा क्या कि एंटीजन क्या होता है कि इस ब्लड के साथ, सिंपल भाषा में समझाएं तो एंटीजन वो होता है कि इस ब्लड के साथ मिलके उसका काम चल जाएगा, लेकिन अगर उसके में किसी और ब्लड ग्रुप का डाल दिए तो वो एंटीबॉडी बनाने लगेगा अपने में ही। अब एंटीबॉडी से क्या होगा, ये ब्लड बेसिकली आप समझ लीजिए ब्लड के अंदर ही दोनों ब्लड अलग होने लगेंगे गाढ़े होके, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेथ। इसीलिए कभी गलत ब्लड ग्रुप नहीं डालना चाहिए, है ना। बोला तो लीड टू डेथ। दोनों ब्लड ग्रुप अपने में ही एक दूसरे के ही एंटीबॉडी क्रिएट कर लेगा, जो ब्लड होगा इसकी एंटीबॉडी क्रिएट कर लेगा और उसको सेपरेट करने लगेगा और ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, दोनों ग्रुप का ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। उसी का, इसीलिए हम लोग को देखना जरूरी है कि उसका एंटीजन और एंटीबॉडी है क्या, ना। अब ए का एंटीजन है ए, ठीक है, या फिर आप ये एंटीजन और एंटीबॉडी तो नहीं बताया है बुक में, तो इसको कंफ्यूज क्यों ही करें, सिंपली देख लीजिए कौन किससे रिसीव ही कर पाएगा, वरना बिना मतलब कंफ्यूजन होगी। ए रिसीव कर सकता है ए से और किससे, ओ से, है ना। बी रिसीव कर सकता है किसको, किससे, बी से, ओ से। ए भी किससे कर सकता है, ए से, बी से, ए बी से, ओ से। इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और ये किससे ले सकता है, सिर्फ ओ से ले सकता है, पर दे सबको सकता है। अब ज़्यादा बात कर लेते हैं लोग, दे किसको पाएंगे, नहीं ओ वालों के लिए खुद, ओ वाले तो पहली बात बहुत रेयर होता है और उनको खुद बड़ी दिक्कत हो जाती है अगर उनको खुद खून चाहिए तो। हाँ नहीं, रेयर होते हैं, ओ ब्लड ग्रुप बहुत कम देखने मिलता है, ए और बी बहुत देखने मिलता है। अब देखिए किसको किसको ये लोग दे सकते हैं, ए किसको दे सकता है, ए को और ए बी को, बी को नहीं, बी को दे दिया ना तो एंटीबॉडी क्रिएट कर लेगा वो, बी को कभी नहीं दे सकता। बी किसको दे सकता है, बी को और ए बी को। ए बी किसको दे सकता है, सिर्फ ए बी को। और ओ किसको दे सकता है, ए को, बी को, ए बी को और ओ को। ऊपर लिख भी देते हैं। अब क्योंकि ए ओ सबको डोनेट करता है इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और दूसरा ये वाला समझ में आया, इसी को कहते हैं एबीओ सिस्टम। इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी को मैच किया जाता है कि कौन सा ब्लड किसके लिए एंटीजन क्रिएट करेगा और किसके लिए एंटीबॉडी क्रिएट करेगा। एंटीजन और एंटीबॉडी टर्म नहीं दिया है ना बुक में, एक बार चेक भी कर लीजिए। नहीं दिया। चलिए नहीं दिया तो अच्छी बात है। वो चार्ट भी दिया है एंटीजन और एंटीबॉडी का, चार्ट दिया है कि किसका किसका। एक बार दिखाइए, दिखाइए बुक दिखाइए। दिया तो हुआ। चलिए फिर इसको कर भी लेते हैं। वैसे तो ये पूछता नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है इससे।
ब्लड ग्रुप्स, एंटीजन, एंटीबॉडी। अब ए क्रिएट कर लेता है एंटीजन सिर्फ ए के लिए, और एंटीबॉडी क्रिएट करता है बी के लिए। वही उल्टा चलता है बी के साथ, या एंटीजन क्रिएट करता है बी के लिए, एंटीबॉडी ए के लिए। और ए बी एंटीजन क्रिएट करता है ए बी के लिए, और एंटीबॉडी किसी के लिए नहीं रखता, इसीलिए वो सबसे ले लेता है, नो एंटीबॉडी। और ये एंटीजन क्रिएट करता है किसी के लिए नहीं, नो एंटीजन नहीं, इसीलिए सिर्फ ये ओ से ले सकता है। आपका ओ ब्लड ग्रुप है, तो आप अपना क्यों जोड़ रहे हैं, हम तो ओ की बात कर रहे हैं। और ये एंटीबॉडी क्रिएट करता है ए के लिए और बी के लिए, मतलब ये ओ के अलावा किसी से नहीं ले सकता है ना। मतलब अगर ए या फिर बी, मतलब ए बी जुड़ के ही ए बी, तो वो दोनों, इसलिए मैं ए बी नहीं लिख रहा हूँ, नहीं लिखा होता है, यही मतलब है उसका, ए बी एंड ए बी। वो अगर आ जाते हैं तो ये एंटीबॉडी क्रिएट कर लेगा उसके लिए, किसी की नहीं, इसीलिए तो सबसे ले ले रहा है। अगर किसी की क्रिएट कर लिया होता तब तो फिर डेथ हो जाती, पर वो तो यूनिवर्सल नहीं, एडवांटेज ही एडवांटेज है, किसी से भी ले लो। नहीं, बताया तो इतनी बार कि अगर आपने ब्लड ग्रुप, जैसे अगर ए वाले को आपने बी ब्लड ग्रुप डाल दिया, तो वो बी ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडी क्रिएट कर लेगा, और वो दोनों ब्लड बॉडी के अंदर ही सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब सेपरेट होंगे तो वो दोनों ही जेली लाइक सब्सटेंस फॉर्म कर लेंगे। अब हाँ, जब जेली लाइक कर लिए तो वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, वो ब्लॉक हो जाएगी सारी आपकी वेन्स और आर्टरी, ये। और दूसरा आरएच सिस्टम, ये तो बड़ा ही आसान है। हाँ, अब ये आरएच वर्ड होता है एक मंकी से डिराइव किया गया, रेसस। ये मंकी इसी के अंदर सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया, डिस्कवर किया गया कि इसके अंदर एक केमिकल है। अगर ये केमिकल, यही केमिकल को हम लोग आरएच बोल देते हैं, आरएच केमिकल है, अगर ये आरएच केमिकल किसी के अंदर है तो वो आरएच पॉजिटिव हो जाता है। इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आरएच और ऊपर प्लस। और अगर ये केमिकल नहीं है तो वो आरएच नेगेटिव रहता है, बस इतनी सी बात। हाँ, अब सिर्फ पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव से लेगा, नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से। तो हम लोग बस एबीओ सिस्टम के आगे ये प्लस या माइनस का साइन लगा देते हैं, जैसे ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये होता है आरएच सिस्टम की, पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव से लेगा, नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से, ठीक है। लिख भी दे रहे इस पे, इफ प्रेजेंट, इफ आरएच इज प्रेजेंट। आरएच मतलब समझ गए ना, इज अ काइंड ऑफ केमिकल, इज अ केमिकल, आरएच इज प्रेजेंट। इतनी कहानी हुई हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। अगर ये सारे फैक्टर्स एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम दोनों देखा जाता है, क्योंकि हम लोग साथ ही में तो बोलते हैं ना ए पॉजिटिव ब्लड है, तो साथ ही में तो बोले एबीओ सिस्टम भी बोले, आरएच फैक्टर भी देखें, तो ये जैसे ही दोनों मैच हो जाता है तब दोनों परफेक्ट होता है, रेसिपिएंट परफेक्ट होता है कि हाँ किसी से ले ले। हाँ, ये है कि हाँ ए बी पॉजिटिव वाला बंदा ए बी नेगेटिव वाले से नहीं ले सकता है। तो ये हम लोग का क्लियर, ये हम लोग का अब कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं हार्ट पे। अब हार्ट के लिए आप लोग के पास क्या ब्लू और रेड पेन है?
ओ हाँ, वो तो बहुत ही रेयर है। जितना मैंने देखा यार, वो तो बहुत ही कम दिखता है। और यार इसमें भी वही दिखा रहा है, ये नेगेटिव दिखा रहा है। हाँ यार, इस पर तो वही बता रहा। चलिए अपने आप को फिर अपडेट कर लीजिए। ओ सबसे कॉमन है। चलिए अच्छा ही है फिर तो, क्योंकि ओ की नीड भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। हार्ट अगले क्लास में स्टार्ट कर लेंगे। और लेके आइएगा ब्लू, ब्लैक और रेड पेन, स्केल वगैरह भी लेके आइएगा। ठीक है, हाँ। और घर पे जाके पहले ये हार्ट के बस जो भी चेम्बर्स हैं उसको याद कर लीजिएगा।